दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल SS सिने स्टोरीज पर। और आज हम जिस मूवी की स्टोरी आपको सुनाने अर्थात एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वह एक ऐसे वीर योद्धा की बायोपिक है जिसको भारतीय इतिहास के पन्नों में तो उचित स्थान नहीं मिल सका, लेकिन लोगों के दिलों में उनके लिए आज भी अपार आदर और सम्मान है। इस वीर योद्धा का नाम है संभाजी महाराज, जो शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे। इन्होंने शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेकर मुगल सल्तनत की नींव हिला डाली थी, लेकिन धोखे से निर्दयी और क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब ने संभाजी महाराज को कैद करके उसको धर्म परिवर्तन के लिए बहुत सारी दर्दनाक यातनाएं दी थी। फिर भी संभाजी महाराज एक अड़िग चट्टान की तरह क्रूर और निर्दयी औरंगजेब के सामने सीना ताने अंत तक खड़े रहे। आइए चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है दिल्ली के लाल किले से, जहां पर मुगल बादशाह औरंगजेब अपने तख्त पर बैठा हुआ है। तभी एक दरबारी उसे शिवाजी महाराज की मृत्यु की खबर देता है और कहता है कि दक्कन का शेर शिवाजी अब नहीं रहे। यह खबर सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि मुगल सल्तनत वर्षों से इस फिराक में रहती है कि दक्षिण में वह अपना परचम फहरा सके और पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर सके। लेकिन शिवाजी महाराज के होते हुए वह वर्षों से ऐसा नहीं कर पा रहे थे। यह खबर सुनकर औरंगजेब के दरबार में खुशी की लहर दौड़ जाती है और उनको उम्मीद होने लगती है कि अब शिवाजी महाराज के न होने पर अब दक्षिण में हम अपना कब्जा जमा सकते हैं। इस खुशी के मौके को देखकर औरंगजेब अपने दरबारियों को मराठा साम्राज्य के अंत का जश्न मनाने का हुक्म देता है। सीन चेंज होता है और हमें दक्षिण के एक शहर बुरहानपुर को दिखाया जाता है, जहाँ पर मुगल सल्तनत का शासन है और वहाँ के खजाने को दिन रात जजिया लेकर मुगल सल्तनत के लिए भरा जा रहा है। मुगल शासन में जजिया एक तरह का टैक्स होता था जो गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। अगर लोग अपना धर्म चेंज कर लेते थे तो उनका टैक्स माफ कर दिया जाता। दरअसल ये धर्म परिवर्तन कराने की एक पुरानी निंजा टेक्निक थी। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद वहाँ के सिपह सालार खान जबान और उसके सैनिक एकदम बेफिक्र रहते हैं कि अब हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, और वहाँ के लोग अपनी जान बचाने के लिए उनको बिना किसी विरोध के अपना कीमती सामान दे देते थे। इसलिए वहाँ की सेना एकदम रिलैक्स मोड में रहती है और आराम फरमा रही होती है। तभी एक सैनिक किले के सिपह सालार को खबर देता है कि मराठा सेना ने हम पर हमला कर दिया। यह खबर सुनते ही पूरा किला जंग की तैयारी करने लगता है और थोड़ी देर में ही मराठा सेना बुरहानपुर में घुस जाती है। मराठा सेना का नेतृत्व कर रहा था 23 साल का युवा संभाजी महाराज। संभाजी महाराज और उसके सैनिक मुगल सैनिकों को मूली गाजर की तरह काटते हुए किले के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर किले का सिपह सालार खान जबान, जो कि विशालकाय शरीर का मालिक होता है, मराठा सैनिकों को तिनके की तरह उछाल कर इधर उधर फेंकता रहता है। यह देखकर संभाजी महाराज उसके सामने आ जाते हैं और उसको युद्ध के लिए ललकारते हैं। लेकिन खान जबान चालाकी से संभाजी महाराज को शेर के पिंजरे में गिरा देता है, जहाँ पर संभाजी महाराज और शेर आमने सामने आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। शेर से लड़ाई करते हुए संभाजी महाराज शेर का जबड़ा चीरकर शेर को मार डालते हैं और वापस से युद्ध क्षेत्र में आकर खान जबान के सामने पहुंच जाते। संभाजी को देखते ही वह बुरी तरह से घबरा जाता है। संभाजी खान जबान की बुरी तरह से धुनाई करते हुए उसको अधमरा करके छोड़ देते हैं। आम जनता से लूटा हुआ बुरहानपुर का सारा खजाना अपने कब्जे में ले लेते हैं और रात में सभी लोग बुरहानपुर में ही विश्राम करते, जहाँ पर संभाजी महाराज अपने वीर सैनिकों और सरदारों को स्वराज का विजन बताते हुए कहते हैं कि हमारे राज्य में सभी धर्मों के लोगों का सम्मान होगा, बिना किसी भय और द्वेष के सभी लोग अपना जीवन सम्मान से जी सके। और यहाँ पर संभाजी महाराज के परम मित्र कवि कलश, उनके मामा और उनके कुछ भरोसेमंद लोगों को दिखाया जाता। नेक्स्ट मॉर्निंग संभाजी महाराज और उनके साथी खजाना लेकर मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ किले पर पहुंच जाते हैं, जहां पर संभाजी महाराज की सौतेली मां सोराबाई और उनके कुछ भरोसेमंद लोग संभाजी महाराज को छत्रपति बनाए जाने पर शोक मना रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि संभाजी महाराज का सौतेला भाई राजा राम को छत्रपति होना चाहिए, जिससे कि राजा राम की आड़ में वे लोग खुद शासन कर सके। सोयराबाई अपने विश्वास पात्र लोगों से कहती है कि संभाजी महाराज के भाग्य में तो हमेशा से ही छिपना और मरना लिखा है, तो वह राजा कैसे बन सकता है? राजा तो मेरा पुत्र राजा राम ही बनेगा। संभाजी महाराज का रायगढ़ किले में धूमधाम से स्वागत किया जाता है और उनको नया छत्रपति बनाया जाता है। दूसरी तरफ बुरहानपुर किले की लूट की खबर मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में पहुंचती है, जिसे सुनकर उसके दरबारियों को यकीन नहीं होता है कि मराठा मुगल सल्तनत के किसी किले पर हमला भी कर सकते
देते हैं। एक दरबारी औरंगजेब को बताता है कि दक्कन से फिर एक तूफान उठा है और मुगल सल्तनत को चुनौती दे रहा है, जिसका नाम है संभाजी राजे भोसले। यह नाम सुनकर औरंगजेब को संभाजी के बचपन की कुछ यादें आने लगती हैं। जब औरंगजेब शिवाजी महाराज से मिलने जाता है, लेकिन उसका सामना संभाजी से होता है और वह संभाजी के छोटी सी उम्र में तेवर देखकर सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद औरंगजेब अपने ख्यालों से बाहर आता है और कहता है कि शेर चला गया, लेकिन उसकी सोच अभी भी जिंदा है। ऐ खुदा, मेरे दक्कन जाने तक संभाजी महाराज की जान बचा कर रखना। दरअसल शिवाजी महाराज को औरंगजेब मारना चाहता था, लेकिन कई वर्षों तक उससे लड़ाई करने के बाद भी वह शिवाजी महाराज को हरा नहीं पाया था। लेकिन अब औरंगजेब को संभाजी महाराज को मारकर शिवाजी महाराज से बदला लेने की जिद चढ़ जाती है और वह दिल्ली से दक्कन के लिए कूच कर जाता है। दूसरी तरफ रायगढ़ किले में संभाजी महाराज का राज अभिषेक हो चुका होता है और वह अपने विश्वास पात्र मित्रों के साथ बैठकर रात में भोजन कर रहे होते हैं। तभी उनकी पत्नी के दो भाई गुणाजी और कोनेजी संभाजी महाराज से कोंकण क्षेत्र की जागीरदारी मांगने का प्रयास करते हैं। यह सुनकर संभाजी महाराज, उनकी पत्नी और बाकी के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। संभाजी महाराज उनको जागीरदारी देने से मना कर देते हैं, जिस कारण दोनों भाइयों के मन में संभाजी महाराज के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है। उस समय तो दोनों लोग कुछ नहीं कह पाते और चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते। दूसरी तरफ संभाजी महाराज की सौतेली माँ सोयराबाई भी अपने पुत्र राजा राम को छत्रपति बनाने के लिए मन ही मन संभाजी महाराज से दुश्मनी रखने लगती है और मौके की तलाश करने लगती हैं कि कब छत्रपति कमजोर पड़े और वह अपने बेटे को सिंहासन पर बिठा सके। कुछ दिनों के बाद संभाजी महाराज के मित्र कवि कलश से मिलने गुप्तचर आता है और उन्हें एक संदेश देता है। यह संदेश महाराज के पास ले जाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि शहजादा अकबर आपसे मिलना चाहते हैं। सभी लोग दरबार में बैठकर इस विषय पर चर्चा करते हैं कि अकबर से मिला जाए या न मिला जाए, लेकिन अंत में संभाजी महाराज निर्णय करते हैं कि एक बार अकबर से मिलकर उसकी बात जान ली जाए कि वह क्या कहना चाहता है। तभी दरबार में एक गुप्तचर आता है और सूचना देता है कि दिल्ली से औरंगजेब एक बहुत बड़ी सेना लेकर मराठा साम्राज्य की तरफ आ रहा है। उसकी बात सुनकर संभाजी महाराज खुश होते हुए कहते हैं कि अगर औरंगजेब रास्ता भटक जाए तो उसको रास्ता भटकने मत देना और सीधे हमारे राज्य की तरफ लेकर आना। रात में संभाजी महाराज शहजादे अकबर से मिलने के लिए उनके कैंप में जाते हैं। जैसे ही वह उनके कैंप में जाते हैं, कुछ मुगल सैनिक संभाजी महाराज पर टूट पड़ते हैं, लेकिन संभाजी महाराज बड़ी बहादुरी से सभी सैनिकों का सफाया कर देते हैं। इसके बाद अकबर उनके पास आता है और कहता है कि यह आपकी परीक्षा थी, आपने कहीं किसी बहरूपिये को तो मुझसे मिलने नहीं भेज दिया है। संभाजी महाराज अकबर से कहते हैं कि आप हमसे क्यों मिलना चाहते हैं। अकबर उनसे कहता है कि मैं आपकी मदद से दिल्ली के तख्त पर बैठना चाहता हूँ। जिसको सुनकर संभाजी महाराज कहते हैं कि आपको पता नहीं है कि मैं मुगलों के लिए नहीं लड़ता, मैं स्वराज के लिए लड़ता हूँ। यह बात सुनकर अकबर कहता है कि आप और हम दोनों एक जैसे हैं, नया खून है, नई सोच है। लेकिन संभाजी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपने परिवार को मारकर गद्दी पर बैठना चाहता है। इसके बाद अकबर कहता है कि गद्दारी मेरे ही परिवार में नहीं, आपके परिवार में भी है राजा जी। यह कहकर अकबर संभाजी को उनकी सौतेली माँ का एक संदेश पत्र दिखाता है, जिसमें उनकी सौतेली माँ अकबर से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि तुम शिवाजी को मार दो और मैं दिल्ली की गद्दी पर बैठाने में तुम्हारी मदद करूंगी। इस पत्र को देखकर संभाजी महाराज का खून खोल जाता है और वह वापस जाकर रायगढ़ में अपनी माँ के सभी वफादार साथियों को जान से मार देते हैं, लेकिन अपनी सौतेली माँ की जान बख्श देते हैं। और साथ ही साथ संभाजी महाराज अकबर को वचन देते हैं कि जब तक आप दक्कन की धरती पर हैं, तब तक औरंगजेब कभी भी आपके पास तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरी तरफ औरंगजेब अपने लाव लश्कर के साथ बुरहानपुर शहर पहुंच जाता है और देखता है कि संभाजी महाराज ने पूरे शहर को उजाड़ दिया। यह देखकर औरंगजेब पूरी तरह से गुस्से से बौखला जाता है और किस तरह उसने अपने पूरे परिवार को मारकर गद्दी हासिल की थी, यह किस्सा सबको बताने लगता है और अपने सरदार खान जवान से कहता है कि तुमने मेरे सबसे सुंदर शहर को कब्रिस्तान बन जाने दी। और यह कहकर खान जवान को वहीं चाकू से गोद कर मार डालता है। तभी औरंगजेब की बेटी उसे बताती है कि शहजादे अकबर ने संभाजी से हाथ मिला लिया है। यह सुनकर औरंगजेब कहता है कि यह ताज मैंने अपने पूरे परिवार का कत्ल करके पहना था और आज मैं कसम खाता हूँ कि जब तक मैं संभाजी महाराज की चीखें न सुन लूं, तब तक यह ताज अपने सिर पर नहीं रखूंगा। और अपनी सेना को हुक्म देता है, जहां कहीं भी भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। औरंगजेब के सैनिक जिस किसी भी इलाके से निकलते थे, उस इलाके के आदमियों को कत्ल कर देते, बच्चों को गुलाम बना लेते थे और महिलाओं का रेप करते थे। मुगल सैनिक पूरी तरह से दरिंदगी पर उतारू हो चुके थे। वह लोगों को मारकर पेड़ों पर लटका देते थे। उन्होंने लाशों को बहा बहा कर नदियों के पानी को लाल कर दिया था। छोटे बच्चों को पानी में डुबो कर मार देते थे। लोग
लोगों को घरों में घुसाकर घरों में आग लगा देते थे। मुगल सेना जहाँ कहीं से गुजरती थी उस इलाके को शमशान बना देती थी। औरंगजेब के इस अत्याचार का बदला लेने के लिए संभाजी महाराज अपने सरदारों के साथ एक मीटिंग बुलाते हैं और निर्णय करते हैं कि हम संख्या बल में उनसे बहुत कम हैं, लेकिन इस इलाके की भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए मुगल सेना से गोरिल्ला वार करेंगे। संभाजी महाराज अपनी सेना को लेकर कोंकण, सतारा, कोल्हापुर, नासिक और जालान जैसी कई जगहों पर मुगल सेना पर टूट पड़ते हैं और मुगल सेना को लगातार हराते हुए आधी सेना को मार डालते हैं। यह युद्ध लगातार कई वर्षों तक चलता रहता है। औरंगजेब अपनी सेना को इस तरह से हारता देखकर बौखला जाता है और अपना गुस्सा अपने बचे हुए सरदारों को मारकर निकालता है। दरअसल कई वर्षों से लगातार लड़ते हुए औरंगजेब के पास धन की कमी होने लगती है और वह अब इस लड़ाई को ज्यादा लंबा नहीं खींच पाने की स्थिति में होता है। उसकी हालत देखकर उसकी बेटी अपने मंत्रियों को हुक्म देती है कि किसी ऐसे आदमी को ढूंढो जो संभाजी महाराज के परिवार से हो और संभाजी महाराज के खिलाफ हो, जिस तरह अकबर हमारे परिवार का होते हुए हमारे खिलाफ है। और कुछ दिन की तलाश के बाद औरंगजेब की बेटी जीनत अपने अब्बा जान को खबर देती है कि हमें संभाजी के घर में एक ऐसा इंसान मिल गया है जो संभाजी के खिलाफ हमें सूचनाएं देगा और संभाजी को पकड़वाने में हमारी मदद करे। जीनत थोड़ी देर बाद औरंगजेब को उस शख्स से मिलवा देती है। औरंगजेब उसको अपने खेमे में आने के लिए खुशामदीद करता है। दूसरी तरफ संभाजी महाराज अपने सरदारों के साथ बैठकर आगे की रणनीति पर चर्चा करते रहते हैं। तभी वहाँ पर शहजादा अकबर आता है और कहता है कि अब मैं हिंदुस्तान छोड़कर जाना चाहता हूँ। यह सुनकर संभाजी महाराज उनको जाने की इजाजत दे देते हैं। तभी एक सैनिक आता है और संभाजी महाराज को खबर देता है कि आपके मामा अब नहीं रहे, वे युद्ध में तोप का गोला लगने से मर गए हैं। यह सुनकर संभाजी महाराज को बहुत दुख होता है, क्योंकि हम्बी राव उनके मामा होने के साथ साथ भरोसेमंद सरदार ही नहीं बल्कि एक पिता समान मार्गदर्शक भी थे। यह खबर सुनकर सारा दरबार शोक में डूब जाता है और कुछ दिन बाद संभाजी महाराज के पास उनका गुप्तचर आता है और उन्हें सूचना देता है कि बहुत से पंत प्रधान जैसे कि कर्नाटक के सामंत जी, अमरावती के सदानंद जी, गोवा के परशुराम जी आदि लोग मुगल बादशाह औरंगजेब से मिल गए हैं और वह उससे गुस्से से पूछते हैं कि औरंगजेब कहाँ है। तो वह बताते हैं कि इस समय औरंगजेब अकलूज में है। संभाजी महाराज सोचते हैं कि इस लड़ाई को एक ही बार में औरंगजेब को अकलूज में मारकर खत्म कर दिया जाए, इसलिए वह अपने सभी पंत प्रधानों की एक सभा संगमेश्वर में बुलाते हैं, जहाँ पर वह अपने सभी प्रधानों को औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं और औरंगजेब पर हमले की प्लानिंग करते हैं और रात को संगमेश्वर में ही रुकते हैं। लेकिन रात में औरंगजेब की सेना संगमेश्वर पर चढ़ाई कर देती है। दरअसल संभाजी महाराज के संगमेश्वर में होने की सूचना उसके दोनों साले गोना और कोना सिरके ने औरंगजेब को दे दी थी, क्योंकि संभाजी महाराज से कोंकण की जागीरदारी न मिलने से दोनों नाराज थे। मुगल सेना को देखकर संभाजी महाराज के भरोसेमंद मित्र कवि कलश उनसे कहते हैं कि आप यहाँ से रायगढ़ के लिए निकल जाइए, लेकिन संभाजी महाराज कहते हैं कि मैं पीठ दिखाकर यहाँ से नहीं भागूंगा और लड़ने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में मुगल सेना किले के अंदर घुस जाती है और घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। संभाजी महाराज के साथ किले में सिर्फ 150 लोग होते हैं, जबकि मुगल सैनिकों की संख्या 5000 होती है। लेकिन संभाजी महाराज और उसके लोग मुगल सेना के सामने हथियार डालने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा होता है, दोनों तरफ से लोग मरते रहते हैं। मराठा सैनिकों की संख्या कम होती है, लेकिन फिर भी वे मुगल सैनिकों को अपने से कई गुना ज्यादा सैनिकों को मार डालते हैं। युद्ध को चलते चलते रात से दिन निकल जाता है। धीरे धीरे मराठा सैनिकों की संख्या कम होने लगती है और वे युद्ध में कमजोर पड़ने लगते हैं। अंत में सिर्फ कवि कलश और संभाजी महाराज ही बचते हैं। दोनों लोग बड़ी वीरता और पराक्रम से लड़ते हुए बहुत से सैनिकों को मार डालते हैं। जो कोई भी सैनिक उनके पास जाता है उसको वह मार डालते हैं, इसलिए कोई भी सैनिक उनके पास जाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। हजारों सैनिक मिलकर भी संभाजी महाराज को काबू नहीं कर पा रहे थे और लगातार संभाजी महाराज मुगल सैनिकों को मार रहे थे। यह सब देखकर गुनाजी कहते हैं कि जब तक उसके हाथ खुले हैं तब तक यह किसी के काबू में नहीं आएगा। यह सुनकर मुगल सैनिक उस पर जंजीरें फेंककर उसके हाथों को जकड़ लेते हैं और चारों तरफ से उन पर वार करके उनको बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। संभाजी महाराज और कवि कलश को अंत में कैद करके औरंगजेब के पास ले जाया जाता है। औरंगजेब संभाजी महाराज की यह दशा देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि इसको इतना तड़पाओ कि अपनी मौत की भीख भी मांगे तो उसके मुंह से सिर्फ चीख निकले। यह बात सुनकर संभाजी महाराज कहते हैं कि मौत से तो हम रोज खेलते हैं। कुछ समय बाद रात हो जाती है और कवि कलश को रात को ही मार दिया जाता है
अगले दिन सुबह औरंगजेब की बेटी जीनत संभाजी के पास आती है और कहती है इसके नाखून निकाल लिए जाएं। एक सैनिक संभाजी महाराज के पास आता है और उनकी उंगलियों से नाखून एक एक करके निकालने लगता है। संभाजी महाराज इस दर्द को बिना उफ करे सहते चले जाते हैं। यह देखकर जीनत कहती है कि इसके चेहरे पर तो जरा भी दर्द नजर नहीं आ रहा। यह देखकर सभी लोगों को मायूसी हाथ लगती है और कहीं न कहीं सभी लोग अंदर से दुखी होते हैं और सबसे ज्यादा दुखी होता है औरंगजेब, क्योंकि उसकी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई थी। न ही संभाजी महाराज चीखा था और न ही उसके सामने गिड़गिड़ाया था। अगला दिन आता है। संभाजी महाराज की चीख निकलवाने के लिए इस बार उसके जख्मों पर नमक रगड़ा जाता है, लेकिन फिर भी संभाजी महाराज के मुंह से उफ तक नहीं निकलती है। अगले दिन औरंगजेब संभाजी महाराज की आंख फोड़ने का हुक्म दे देते हैं और अगले दिन संभाजी महाराज की आंख फोड़ दी जाती है। एक बार फिर से औरंगजेब को मायूसी हाथ लगती है और संभाजी महाराज बिना चीखे चिल्लाए अपनी आंख फुड़वा लेते हैं। उसके अगले दिन औरंगजेब संभाजी महाराज के पास आता है और उससे कहता है कि मुगलों की तरफ आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इसके लिए तुम्हें केवल अपना धर्म बदलना होगा। लेकिन संभाजी महाराज औरंगजेब की टोन में कहते हैं कि मराठों की तरफ आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और तुम्हें अपना धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। यह सुनकर औरंगजेब को गुस्सा आ जाता है। औरंगजेब की बेटी जीनत संभाजी महाराज की जुबान खींचने का हुक्म दे देती है। संभाजी महाराज के पास एक सैनिक आता है और उसकी जुबान को भी काट देता है। औरंगजेब की इन यातनाओं का क्रम लगातार 40 दिन तक चलता रहता है, लेकिन संभाजी महाराज उसके सामने घुटने नहीं टेकते और एक क्रूर बादशाह हर बार मुंह की खाकर वहां से जाता रहता है। लेकिन अंत में संभाजी महाराज की इन यातनाओं को झेलते हुए मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ संभाजी महाराज की पत्नी स्वराज के मकसद को जिंदा रखने के लिए राजा राम को नया छत्रपति घोषित कर देती है। यह खबर जब औरंगजेब के पास पहुंचती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह अपने ही एक सैनिक को मार डालते हैं और बदहवास होकर जमीन पर गिर जाते हैं। इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।